4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता रेप और मर्डर कांड की, जिसमें एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। 5 दिन में ममता बनर्जी की ये पीएम मोदी को दूसरी चिट्ठी है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां आज सड़कों पर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तीसरी खबर बेहद संवेदनशील है, क्योंकि मामला लड़कियों की अस्मत से जुड़ा हुआ है। दरअसल आंध्र प्रदेश में अजमेर जैसा कांड हुआ है। यहां एक कॉलेज की गर्ल्स वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाकर 300 से अधिक फोटो और वीडियो वायरल किए गए हैं। चौथी खबर बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, जहां रिलायंस और डिज्नी का मर्जर हुआ है। देश के इस सबसे बड़े मर्जर से क्या कुछ बदलाव आएगा, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो देखिए, आपको बता रहे हैं उनको कौन सी वो 4 खबरें रहने वाली है, जिस पे हम इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, ममता ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस का जो हल्ला बोल देखने को मिला है, भोपाल की सड़कों पे ये प्रदर्शन देखने को मिला, इस पे भी हम साथ में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अजमेर जैसा कांड देखने को मिला है, जहां गर्ल्स हॉस्टल में वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाया गया था। और साथ ही बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हुई बात करेंगे। रिलायंस और डिज्नी के बीच जो मर्जर हुआ है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात पहली खबर की करते हैं, जो कि कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई है। इस पर हंगामा भी हो रहा है और सियासत भी जमकर हो रही है। इसे लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को फिर से चिट्ठी लिखी है। 8 दिन के अंदर ये दूसरी चिट्ठी है। इस बार की चिट्ठी में ममता ने कहा, मैंने 22 अगस्त को रेपिस्टों को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर से अनुरोध करती हूं कि रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए। इस कानून में तय वक्त में केस खत्म होने का प्रावधान भी होना चाहिए। दरअसल ममता ने 22 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि देश में रोज 90 से ज्यादा रेप के केस सामने आ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए। इसके जवाब में 26 अगस्त को महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बंगाल में 127 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से अधिकतर बंद है। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी ने कहा था कि बंगाल में पॉक्सो के पेंडिंग केस को लेकर ममता ने कोई कदम नहीं उठाया है। कुल मिलाकर इस केस में सियासत ही नजर आ रही है। तो आपको बता रहे किस प्रकार से ममता बनर्जी ने बीते 8 दिनों में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में मांग की है कि केंद्र के द्वारा रेप जैसे जघन्य अपराध को लेकर कोई सख्त कानून बनानी चाहिए, ताकि इस प्रकार की जिस अपराधों को जो अंजाम देते हैं उनके मन में डर बैठे और इस प्रकार के जो अपराध हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो। तो कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद जिस प्रकार से पूरे देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला था, लोगों के मन में जो एक कहीं ना कहीं डर बैठ गया था, उसको लेकर ममता बनर्जी भी कह रही है कि अब इसको लेकर केंद्र सरकार को हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, 8 दिनों में ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है और इसमें फिर से मांग की गई है कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई सख्त कानून बनाए जाए, कोई सख्त कदम उठाए जाए, ताकि रेप जैसी जो घटना है उसको कम किया जा सके। अवधेश जी, देखिए, ऐसा है, चिट्ठियां तो कोई भी लिख सकता है। वो वहाँ की सूबे की मुख्यमंत्री हैं, सूबे की जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। उनके यहाँ इसके पहले आपने देखा होगा कि नोआखाली में क्या हुआ। तो कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था है, ये प्रदेश का मामला होता है। आप प्रदेश में नहीं कर सकते, आप सबूतों को मिटा रहे हैं, आप बाप को भड़का रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने से क्या होगा। राष्ट्रपति जिस मामले में दुख जताए कि अब बहुत हो गया, बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो आप ये समझे, अब ममता बनर्जी इसलिए चिट्ठी पत्री करेगी, उसको मालूम है कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि कभी भी प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और ये पूरी प्लानिंग, जिसमें विपक्ष भी शामिल है और दूसरे, मैं समझता हूँ, जहां तक, माफ करिएगा, जहां तक मैं समझता हूँ कि इसमें विदेशी ताकतें भी शामिल है कि अगर वहां राष्ट्रपति शासन लगा तो शायद अपने यहाँ बांग्लादेश से भी भयंकर हालात हो जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे
हमारे विरोधी तत्व जिनको शांति वार्ताएं पसंद नहीं आती हैं, अभी मोदी जी ने यूक्रेन की वार्ता की, पोलैंड की वार्ता की, कई देशों को पसंद नहीं आया। तो कुछ अभी इसी बीच में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा तय हो गई, आप देख रहे होंगे। ये चिट्ठी पत्री से कुछ नहीं होगा, जिसके हाथ में डंडा है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो सीबीआई को गिरफ्तार करवा देता है, वो खुद सड़कों पर उतर जाता है, महिलाओं पर लाठीचार्ज करा देता है। तो ये सब चिट्ठी पत्री बहानेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। और कानून व्यवस्था वो अपनी जिम्मेदारियों से न भागे ममता बनर्जी, उनको ये सोचना चाहिए। मैं तो अवधेश जी, इंडिपेंडेंट तो कहीं तौर ना कहीं पर ममता बनर्जी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो केंद्र है वो जो गेंद है वो केंद्र के पाले में फेंक दिया जाए, ताकि जो पूरा जो पूरी सरकार जो है, ममता बनर्जी की जो सरकार जो है वो सवाल के घेरे में है, तो ऐसे में केंद्र पर इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो दे दी जाए और कहा जाए कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जा रहा। हाँ हाँ, वो यही चाहती है, मामले को बहकाना चाहती है, ध्यान डाइवर्ट करना चाहती हैं। और अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले वो सवाल पूछ रही थी कि 25 दिन में सीबीआई ने क्या किया, क्या क्या सबूत इकट्ठे किए। अरे तुम नहीं कर पाई तो वो क्या करेंगे। अब तुम्हारे समय जो लोग थे, सारी परतें खुल रही हैं, तो अपना बचाव करने के लिए ये चिट्ठी पत्रीबाजी कर रही है। और केंद्र जो कानून बनाता है वो तुम लागू नहीं करती हो। तुम कहती हो सीए में लागू नहीं करूंगी, तुम जो केंद्र कानून बनाता है वहां से पास करता है, उसमें तुम विरोध करते हो। और तुम कह रहे हो केंद्र कानून बना दे, तो क्या भरोसा, अगर वो कानून भी बना देगा तो तुम कल को लागू करोगे। तो कुल मिला के ये सब मामले को दबाने और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की चीजें हैं। अवधेश और जी, इससे पहले कानून हमने देखा था कि ममता बनर्जी भी सड़कों पे उतर आई थी और प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि ये तस्वीरें जो थी वो सबको कहीं ना कहीं आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि सरकार में ममता बनर्जी ही थी। तो फिर ये सवाल था कि वो किसके खिलाफ में फिर प्रदर्शन कर रही थी। वो सिर्फ इसलिए प्रदर्शन कर रही थी कि सीबीआई से जांच वापस ले ली जाए। वो लोगों को ये दिखाना चाह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि इसमें कार्रवाई हो, लेकिन केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है। दूसरी बात, जब सत्ता राजा खुद प्रदर्शन करने लगे और खुद के प्रदर्शन में लाठियां क्यों नहीं भाजी, क्या उसमें कानून नहीं तोड़ा गया। आपने अपोजिशन बीजेपी ने बंद किया, आप कार में गोली डाल रही हैं, आप महिलाओं लाठियां चलवा रही हैं खुले। मैं तो तारीफ करूंगा मेरे मीडिया बिरादरी की कि मीडिया ने हूबहू बिल्कुल सत्य को सामने रखा, उन्होंने नहीं छिपाया। ममता बनर्जी ने लिखा वो भी किया और जो विपक्ष ने किया वो भी दिखाया। इसमें मीडिया की भूमिका बहुत अच्छी रही है और मैं अपने मीडिया बंधुओं को इस मामले में बधाई देता हूँ। अवधेश जी, एक तरफ ममता बनर्जी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखती हुई नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल में अगर कुछ होता है तो पूरा देश जलेगा। ये किस प्रकार की बयानबाजी है और ये किस प्रकार का उनका दोहरा चेहरा है? हाँ, ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है। दोहरे चरित्र से काम नहीं चलता। जनता वो उनको मालूम है कि अगर इस बीच में चुनाव हो गए तो ममता बनर्जी नहीं आने वाली, उनकी पार्टी के लोग ही उनसे परेशान हैं। यानी अगर आपको डिक्टेटरशिप देखनी है, देखिए वामपंथियों की आदत थी ये कि उसमें दिमाग सिर्फ लीडर के पास होता था, बाकी कार्यकर्ताओं के पास नहीं। और वही रवैया अपनाया ममता बनर्जी ने। इस समय वो प्रदर्शित करती कि ब्रेन सिर्फ उनके पास है, बाकी उनके कार्यकर्ता उनके स्लेब से गुलाम है। तो कुल मिलाकर के वामपंथी विचारधारा नहीं चलने वाली। आप जहां हिंदुओं की बात आएगी आप वहां विरोध करेंगी और आप दूसरे पक्ष का नाम लिए बिना उनको सपोर्ट करेंगी। तो ऐसा जनता को भी दिख रहा है। वो वहां पर जैसे बिहार में, यूपी में पहले बाहुबल के दम पर सरकारें बनाई जाती थी, जैसे वहां कलकत्ता में आतंक के दम पर सरकारें बनती रही। पहले मार्क्सवादियों का राज था, उसके पहले कांग्रेस का राज था। तो कुल मिलाकर के ये जो कर रही है वो जनता के हित में नहीं है। आप बांग्लादेशियों का समर्थन करती हैं, आप कहती हैं उनको शरण दी जाना चाहिए, ऐसा क्यों? आप रोहिंग्याओं का समर्थन करते हैं, तो ऐसा नहीं चलने वाला। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अवधेश भार्गव जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आपको बता रहे किस प्रकार से ममता बनर्जी ने बीते 8 दिनों में दूसरी बार केंद्र सरकार को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर केंद्र को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और इसको लेकर कोई कदम उठाते हुए कोई कड़ा कानून भी बनाना चाहिए।
दूसरी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां यूथ कांग्रेस ने आज जमकर हल्ला बोल दिया। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुए और सीएम हाउस का घेराव करने आगे बढ़े। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोका। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। पानी के प्रेशर से जीतू पटवारी नीचे गिर गए। पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बस में भरकर ले गई। इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, यह सरकार मोहन यादव और बीजेपी की सरकार नहीं, माफियाओं की सरकार है। आंदोलन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव आदि शामिल रहे। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। मितेंद्र दर्शन सिंह ने बताया कि यूथ कांग्रेस ने 2 महीने पहले क्या हुआ तेरा वादा अभियान शुरू किया था। इसमें करीब 4.5 लाख युवाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर समस्याएं बताई है। आज ये पोस्ट कार्ड सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सौंपे जाएंगे। बता दें, पिछले 8 दिन में कांग्रेस का ये चौथा बड़ा प्रदर्शन है। तो राजधानी भोपाल में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बीते 8 दिनों में चौथा बड़ा प्रदर्शन है। और इसमें जीतू पटवारी भी शामिल हुए थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल हुए थे और कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए थे। तो यूथ कांग्रेस के द्वारा ये बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था। साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी जो हैं वो बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नीचे गिरा दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से आंसू गैस के गोले जो हैं वो प्रदर्शनकारी कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर में आंसू गैस के गोले दागे गए थे। और जिसके बाद आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो नेता हैं वो बैरिकेड को लांघने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त उन पर पानी की बौछार की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और ये जो बहाव था वो काफी तेज था, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं गिर गए। कुछ नेताओं को चोटें भी आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वंदना चौधरी जुड़ चुकी हैं। वंदना, कांग्रेस की तरफ से आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, वाटर कैनन और फिर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। लगातार जो है प्रदर्शन करती ही जा रही है, चाहे कांग्रेस की महिलाएं हो या युवा हो या नेता हो। उनका कहना है कि आम जनता को कहीं ना कहीं हमें जागरूक करना है। तमाम उनके मुद्दे हैं। पहला मुद्दा महिलाओं का है कि जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो रेप केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस की महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही है और वही युवा भी लगातार प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। युवाओं का कहना है कि जो बेरोजगारी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं रोजगार होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और वहीं आज प्रदर्शन के दौरान देखा जा सकता था कि आंसू गैस के गोले भी फेंके गए, जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और उस वक्त हम भी वहां पर मौजूद थे और हमने वो चीज फील की है, जो चीजें शब्दों में नहीं बयां कर सकते, कि जो सांस लेने में है वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के जो युवा हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके साथ ये चीज हुई। जो तमाम पत्रकार वहां पर मौजूद थे, जो तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, उनके साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई थी। उनके लिए भी सांस लेना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया। और जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही है कि कितनी ज्यादा भीड़ में जो प्रदर्शन हुआ था और कांग्रेस के जो नेता थे वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और जब वो बैरिकेड पर चढ़ रहे थे, जीतू पटवारी जब बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए थे, तो उनके ऊपर वाटर कैनल चलाया गया और वो नीचे गिर गए और जिससे कि वो गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई है और एक कांग्रेस युवा का सर भी फट गया है। वरना कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी तैयारी की गई थी, बैरिकेड वगैरह पहले से लगा दिए गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पे था। उन्हें पता था कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आने वाले हैं और किस प्रकार से प्रदर्शन जो है वो उग्र भी हो सकता है। इसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई थी।
प्रशासन कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में था। प्रशासन को पहले ही पता था, इसलिए प्रशासन ने रोशनपुरा चौराहे पर ही बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। वाटर कैनल्स भी ऑलरेडी ला दिए गए थे और बहुत ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थी और जो महिलाएं हैं, प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाएं भी बैरिकेड्स तक गई थी और उन पर भी वाटर कैनल चलाया गया और जो लोग पीछे नहीं हट रहे थे उन्हें पुलिस गाड़ी में भरकर उनके साथ लेकर चली गई। जी रोहित। देखिए कहीं ना कहीं हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी जो है अब वहां से वरना हट चुके हैं या अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? रोहित, जब जीतू पटवारी को चोट लग गई थी उसके बाद जीतू पटवारी है जो धरने पर बैठ गए थे, तो तमाम जो कांग्रेस के युवा थे वो जीतू पटवारी को उठाकर लेकर उन्हें छोड़कर आए सुरक्षित, क्योंकि जीतू पटवारी के फेस पर पूरी तरीके से खून निकल रहा था। और एक कांग्रेस युवा है जिसके वाटर कैनल जिसके सर पर लगा और उसका सर भी फट गया है। तो जो हादसा है वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया और हमने पहले भी देखा था कि जब कांग्रेस का एनएसयूआई का जब प्रदर्शन था उस दौरान भी देखा जा सकता था कि बहुत सारे लोगों को चोट लगी थी और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखा गया कि बहुत सारे लोगों को चोट लगी है। तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, कुछ तो पीछे रह गए थे पर कुछ नेता ऐसे थे जो एकदम आगे तक गए थे, बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको चोट भी लगी है और आंसू गैस के गोले से वो एकदम डर कर पीछे हो गए थे। तो जो अब प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, क्योंकि जो आंसू गैस के गोले और जो लोगों को चोट लग रही थी इसके चलते प्रदर्शन अब खत्म हुआ है। और वंदना देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये प्रदर्शन किया गया है और ये बीते 8 दिनों में चौथा सबसे बड़ा प्रदर्शन है। जी रोहित, जो प्रदर्शन है वो लगातार जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, महिलाएं भी कांग्रेस की जो है वो प्रदर्शन कर रही है, उसके बाद युवा भी कांग्रेस के प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस का कहना है कि हम सिर्फ अपने लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश की जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं इस प्रदर्शन से कि मध्य प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाएं असुरक्षित है, रोजगार नहीं मिल रहा है, 2-2.5 करोड़ जो नौकरियों का वादा किया था मोहन ने वो नहीं दिए जा रहे। शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार थी तो बड़े बड़े वादे कर वो चले गए, पर मोहन यादव अब गुंडागर्दी कर रहे हैं, वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के जो तमाम नेता है कुणाल चौधरी और इन सबका कहना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है बीते 8 दिनों में, ये कांग्रेस का चौथा सबसे बड़ा प्रदर्शन है और लगातार राजधानी भोपाल में आपको तस्वीरें भी दिखा रही किस प्रकार से प्रदर्शन किया गया। जीतू पटवारी को भी कहीं ना कहीं चोटें आई है, बैरिकेड को लांघने की कोशिश की जा रही थी जिस वक्त उन पे वाटर का इस्तेमाल किया गया था और बहाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से, प्रेशर बहुत ज़्यादा चूंकि वाटर कैनन का था, इस वजह से कहीं ना कहीं वो नीचे गिर गए और उन्हें चोटें भी आई है। तीसरी खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां कृष्णा जिले के गुडीवाडा में इंजीनियरिंग कॉलेज की गर्ल्स वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। ये खबर सामने आते ही कॉलेज में हंगामा शुरू हो गया। कैमरे के जरिए छात्राओं की वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे थे जिन्हें बाद में लीक करके कुछ छात्राओं को बेचा भी गया था। पुलिस के मुताबिक लीक हुए फोटो वीडियो की संख्या लगभग 300 है। इस मामले में पुलिस ने गुडीवाडा के कॉलेज के खिलाफ भी अब कहीं ना कहीं फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है और विजय कुमार को पकड़ा है जो कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उसका फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुडलावलेडू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को इस बारे में एक हफ्ते पहले बताया गया था, लेकिन कॉलेज ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। गुरुवार को छात्राओं ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। कॉलेज इस मामले को छिपाना चाहता था, मीडिया तक यह खबर ना पहुंचे इसके लिए कॉलेज के गेट भी बंद कर दिए गए। हालांकि छात्राओं ने देर रात प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और उसे अरेस्ट भी कर लिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अनंत जी, कहीं ना कहीं देखिए बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना है। 300 छात्राओं का फोटो और वीडियो वायरल हो जाता है। वॉशरूम में ये हिडन कैमरा लगाया गया था और कब कैसे ये जो व्यक्ति था ये अब तक पकड़ में नहीं आया और 300 फोटो लीक हो जाने के बाद इसके बारे में लोगों को पता चलता है। मामला है ये और आरोपी, आपको मैं बता दूं, ये आरोपी पकड़ा जा चुका है और इसके फोन और लैपटॉप की जांच हो रही है। आरोपी का नाम है विजय कुमार, जो कि इसी कॉलेज का जो है पढ़ने वाला छात्र था। बिल्कुल अनंत जी, आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो बता रहे किस प्रकार से
300 छात्राओं का फोटो और जो वीडियो है वो वायरल हुआ है, जिसके बाद में छात्राओं ने हंगामा किया और कॉलेज के गेट भी बंद कर दिए गए। छात्राओं ने देर रात तक प्रदर्शन किया। अब मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई है और आरोपी को अरेस्ट करके उससे पूछताछ कर रही है। तो आंध्र प्रदेश का ये पूरा मामला है, जहां पे 300 से ज्यादा छात्राओं के फोटो और वीडियो वायरल हुए हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाया गया था और उसके जरिए छात्राओं की फोटो और वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं बेची भी जा रही थी। ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। हमारे साथ एक बार फिर से रेजिडेंट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अनंत जी, देखिए कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि आखिर वो जो विजय कुमार है वो कैसे वहां पे पहुंचता है गर्ल्स वॉशरूम में? क्या उसे एंट्री मिली थी? किस प्रकार से वो वहां जाता है? हिडन कैमरा वहां पे प्लग करता है और उसके बाद वो बाहर आ जाता है, या उसने किसी और की सहायता से वहां पे कैमरा लगाया था? बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर वहां पे कैमरा इंस्टॉल किसने किया था? देखिए, ये बेहद अहम सवाल है और इसकी जो जानकारी है वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आ रही है कि विजय की इस गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की से दोस्ती थी। उसकी गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है और उससे पहले जो आरोपी है विजय अपनी जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, उसको वो कोई रूम में गर्लफ्रेंड को ले जाता है, वहां पर उसका वीडियो बनाता है। फिर उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल किया। उसकी जो दोस्त है उन्होंने भी ब्लैकमेल किया और उसे फोर्स किया गया कि तुम उसमें गर्ल्स हॉस्टल के जो वॉशरूम है वहां पर तुम कैमरा लगाओ। तो बताया जा रहा है कि उसी लड़की ने ही गर्ल्स हॉस्टल के कैमरा, गर्ल्स हॉस्टल का जो वॉशरूम था वहाँ कैमरा लगाया है। पुलिस या कॉलेज प्रशासन ने यह नहीं बताया कि वो लड़की कौन थी। हालांकि सोशल मीडिया पर विजय के साथ एक लड़की की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये वही लड़की है। तो ये हॉस्टल के हिरासत में लिया गया है क्या? उससे भी पूछताछ की जा रही है? फिलहाल अभी आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जो उसका लैपटॉप है और उसका जो मोबाइल है उसकी पूरी उसको खंगाला जा रहा है और देखे जा रहे हैं कि किस तरह के कहाँ इसने इस वीडियो को शेयर किया है, किस को इसने बेचा है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि छात्राओं का जो वीडियो है वो ज्यादा वायरल ना हो और जहाँ की फोटो या वीडियो होने के सबूत मिले उसे तुरंत खत्म किया जाए, तुरंत नष्ट किया जाए। सबसे बड़ी चुनौती यही है क्योंकि बेहद गंभीर मामला है और छात्राओं की असमत से जुड़ा मामला है, घर परिवार से उनके मामला है। तो इस पर पुलिस को सख्ती उठानी चाहिए। साथ ही जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। आनंद जी, कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, वॉशरूम में या फिर चेंजिंग रूम में कैमरा लगा दिया जाता है और इसके बारे में बहुत दिनों तक किसी को जानकारी नहीं मिलती है और जब जानकारी मिलती है उस वक्त तक कई लड़कियों की, कई महिलाओं की जो वीडियो है वो वायरल हो चुके होते हैं। देखिए, इस मामले में एक बहुत ही हैरान करने वाला और चौंकाने वाला एक मामला ये सामने आ रहा है कि जो कॉलेज, ये जो इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है, इस बारे में 1 हफ्ते पहले ही बताया गया था, लेकिन कॉलेज ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और गुरुवार को छात्राओं ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। कॉलेज इस मामले को छिपाना चाहता था, मीडिया तक ये खबर ना पहुंचे, इसके लिए कॉलेज के गेट भी बंद कर दिए गए थे। मतलब ये साफ तौर पर है कि कॉलेज को इस मामले की कहीं ना कहीं भनक लग गई थी, उसे जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन, कॉलेज प्रबंधन ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो उस पूरे मामले को दबाने में और लीपापोती करने में लग गया। इसीलिए जब छात्राओं ने इसका विरोध किया रात में, तो कॉलेज के जो गेट है उसको भी बंद कर दिया गया और तमाम तरह से कोशिशें की गई कि ये मामला बाहर ना आ सके। अनंत जी, लेकिन किस प्रकार की मानसिकता है? केवल अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए आप आरोपी का भी साथ कहीं ना कहीं दे रहे हैं, क्योंकि आरोपी को बचाना यानी कि आप अपनी छवि के साथ साथ आरोपी का भी कहीं ना कहीं बचाव कर रहे थे। कॉलेज वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए जी, बड़ा सवाल यही है कि मानसिकता एक बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह के जो मामले होते हैं वो जो आरोपी है विजय कुमार, उसकी मानसिकता कैसी हो सकती है, कितनी ऊंची हो सकती है, ये तो सामने आ ही गया है। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने जिस तरह से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इस मामले को बढ़ने दिया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि कॉलेज की जिम्मेदारी है कि उसके यहाँ जो छात्र पढ़ते हैं या उसके हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं वो उनकी पूरी देखभाल करे। क्योंकि जो पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को कॉलेज में, हॉस्टल्स में रखता है। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स के मन में डर रहता है। बिल्कुल। और जो कॉलेज की छवि है वो तो खराब होती है, लेकिन उससे ज्यादा जो दुखद बात है कि जो जिन छात्राओं का वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं उनकी इमेज पर क्या बीतता होगा उनके परिवार पर, ये बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए कि आपको बता दें किस प्रकार से आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाया गया था और उससे
300 से ज्यादा लड़कियों के फोटो और वीडियो उसमें से बनाए गए थे, जिसे कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी सर्कुलेट किया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है विजय कुमार, उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके लैपटॉप और फोन को भी जब्त कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। चौथी खबर बिजनेस जगत से है, जहां डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट एक हो रहे हैं। इसके मर्जर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई से मंजूरी मिल गई है। ये भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनेगी। ये एक स्पोर्ट्स पावर हाउस भी बन जाएगा। कंपनी के पास पूरे भारत में 75 करोड़ दर्शक होंगे। इस मेगा मर्जर में डिज्नी स्टार के 80 चैनल और रिलायंस वीडियोकॉम के 40 चैनल जुड़ जाएंगे, यानी कुल 120 चैनल हो जाएंगे। हालांकि इनमें से कुछ चैनल्स को बंद किया जा सकता है। दोनों के पास ओटीटी ऐप भी है, डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा। मर्जर के बाद बनी नई कंपनी के पास 2 लाख घंटे का डिजिटल कंटेंट हो जाएगा। वायाकॉम 18 के पास बीसीसीआई मैनेज्ड क्रिकेट मैचों के टीवी अधिकार भी हैं, जबकि डिज्नी स्टार के पास 2027 तक आईपीएल ब्रॉडकास्ट करने के टीवी अधिकार हैं। वहीं रिलायंस के पास उसके ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर आईपीएल दिखाने के अधिकार हैं। रिलायंस के न्यूज चैनल्स इस डील का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो नेटवर्क 18 ग्रुप के तहत आते हैं। जॉइंट वेंचर को 30,000 से अधिक डिज्नी कंटेंट एसेट के लाइसेंस के साथ भारत में डिज्नी फिल्मों और प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के एग्जीक्यूटिव राइट भी दिए जाएंगे। तो आपको बता रहे किस प्रकार से बिजनेस जगत से जुड़ी हुई ये बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट अब एक हो रहे हैं। इसके मर्जर के क्या कुछ परिणाम होंगे वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनेगी, तो ये एक स्पोर्ट्स पावर हाउस भी बन जाएगा। कंपनी के पास पूरे भारत में 75 करोड़ दर्शक हो जाएंगे। तो आपको बता रहे हैं किस प्रकार से डिज्नी और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप जी जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, तो ये कितना बड़ा और कितना अहम ये मर्जर है, क्योंकि रिलायंस और डिज्नी का एक होना मार्केट के लिए क्या कुछ नया लेके आएगा? नमस्कार, मैं प्रदीप करम्बेलकर हूँ। मैं फिक्की का वर्तमान एमएसएमई डिवीजन का स्टेट चेयरमैन हूँ। स्वागत है सर आपका। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो इस कैपिटलिस्टिक दुनिया में इस तरह से मर्जर एक्विजिशन एक बड़ा ही कॉमन फैक्टर होता है। खुशी की बात यह है कि हमारे देश से रिलायंस उस लेवल पर पहुंचा है जिसको डिज्नी ने टाई अप किया है। दूसरा, दर्शकों के लिए और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी सौगात, क्योंकि बहुत बेहतर सेवाएं और बहुत बेहतर चीजें उनको देखने को मिलेगी। कॉर्पोरेट स्तर पर अगर आप देखेंगे तो हाँ, जो हमारे निजी चैनल हैं, छोटे चैनल्स हैं, उनको जरूर एक टफ फाइट होगी। तो मार्केट में एक तरह से सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। बहुत अधिक तक जो छोटे चैनल्स हैं या जिनके पास जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, उनको शायद मुश्किलात आएंगी। और पर ये निश्चित मानिए कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन और ये जो कॉर्पोरेट मूव है, ये इंडिया विकास के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ की कंपनियां ग्लोबल टाई अप कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक नई राह को प्रशस्त करता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो दर्शक हैं जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि अमेज़न और नेटफ्लिक्स के मुकाबले कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन जो होगा ये भी सस्ता हो सकता है। अच्छा कुछ होता है, जब बड़ा बेहतर होता है तो कस्टमर के लिए तो बेहतर ही होता है। और जहां तक उसकी कॉर्पोरेट पॉलिसी, इंडिया आईएनसी की पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, वो सब गवर्नमेंट का और हमारे कानून के साथियों का है कि किस तरह से लीगल स्ट्रक्चरिंग की जाए ताकि भारतीयों के हित भी बने रहें। लेकिन रिलायंस एक अपना बड़ा ग्रुप है, वो इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट हो रहा है। ये हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लोगों के लिए एक अच्छी बात है, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प अस। और अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के टाई-अप्स होने की संभावनाएं बढ़ती जाए। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आपको बता रहे किस प्रकार से डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट अब एक हो रहे हैं। इसके मर्जर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई से अब मंजूरी भी मिल चुकी है। ये भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनेगी। एक स्पोर्ट्स पावर हाउस भी बन जाएगा। कंपनी के पास पूरे भारत में 75 करोड़ दर्शक हैं।
आपको लगातार बता रहे हैं किस प्रकार से इस मेगा मर्जर में डिज्नी स्टार के 80 चैनल और रिलायंस वीआईकॉम 18 के 40 चैनल जुड़ जाएंगे, यानी कुल 120 चैनल हो जाएंगे। हालांकि इनमें से कुछ चैनल्स को बंद भी किया जा सकता है। दोनों के पास OTT ऐप भी है, डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा। तो मर्जर के बाद बनी नई कंपनी के पास कई सारे कंटेंट हो जाए। बताया जा रहा है कि 2 लाख घंटे का डिजिटल कंटेंट हो जाएगा।